एक पिता अपनी बेटी की तलाश में और सच जो आपके सांसें रोक देगा। इंडियन हॉरर टेल्स। ये कहानी रियल लाइफ इवेंट से प्रेरित है, लेकिन सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग के लिए कुछ सीन्स, डायलॉग्स, टाइमलाइन और कैरेक्टर्स को ड्रामेटाइज या फिक्शनलाइज किया गया है। इसमें दिखाए गए माहौल, आवाजें और नैरेटिव प्रेजेंटेशन सस्पेंस क्रिएट करने के लिए रचित हैं। इन्हें डॉक्यूमेंट्री या लीगल रिकॉर्ड ना माना जाए। इस कंटेंट का उद्देश्य सिर्फ अवेयरनेस और स्टोरी टेलिंग है, किसी व्यक्ति, परिवार, समुदाय या अथॉरिटी को टारगेट करना या उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। केस से जुड़े कानूनी फैसले, जांच प्रक्रिया और जिम्मेदारियों पर अलग अलग दृष्टिकोण मौजूद रहे हैं। ये कहानी उन सब पर फाइनल या अथॉरिटेटिव टिप्पणी नहीं करती। सेंसिटिव सब्जेक्ट मैटर की वजह से व्यूअर डिस्क्रिप्शन एडवाइज्ड। अगर आपको ऐसे टॉपिक से असुविधा होती है, कृपया सावधानी से देखें। निथारी हॉरर, द हॉन्टिंग स्टोरी ऑफ 2006 नोएडा सीरियल मर्डर्स। ठंडी हवा ने लोहे के गेट की चेन को धीरे से हिलाया और एक सूखी सी खनक दिसंबर 2006 की सुबह को काट कर निकल गई। नोएडा के सेक्टर 31 निथारी के पास धुंध जमीन से इतनी चिपकी थी जैसे रात ने अपना जिस्म छोड़ने से इनकार कर दिया हो। नल्ले से उठती तेज बदबू सर्दी के साथ मिलकर हर सांस को भारी बना रही थी। रघु नाम का आदमी पतला सा, फटी स्वेटर और पुरानी चप्पल पहने अपनी बेटी मीना की फोटो को सीने से लगाए गली में धीरे धीरे चल रहा था। मीना 10 साल की थी। स्कूल से आते वक्त गायब हो गई थी। 2 महीने हो गए थे। उसके छोटे से घर में अब भी एक स्टील का ग्लास रखा रहता था जिसमें वो दूध पीती थी। रघु हर रात उस ग्लास को धोता, फिर वापस वहीं रख देता, जैसे कल सुबह मीना वापस आएगी। निथारी की गलियों में अजीब सन्नाटा रहता। लोग बात करते वक्त आवाज धीमी कर लेते। D5 नाम के बड़े घर के बाहर लोहे का गेट और उसकी चेन रात को अक्सर हिलती सुनाई देती। रघु ने पहली बार तब महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं, जब मोहल्ला के कुत्ते रात भर एक ही डायरेक्शन में देखकर रोते रहे। उनकी गर्दन एक तरफ झुकी रहती, D5 की तरफ। एक शाम जब रघु ने नल्ले के पास से गुजरना चाहा, उसने महसूस किया कि हवा अचानक और ठंडी हो गई। उसने टॉर्च निकाली। रोशनी गीली मिट्टी पर पड़ी और उसने देखा कि कुछ जगह का रंग अलग था, जैसे जमीन ने कुछ छुपाया हो। उसका गला सूख गया। उसने पुलिस को बताया, पर उसकी बात को पहले जैसे ही हल्का ले लिया गया। फिर दिसंबर के आखिरी हफ्ते में सब कुछ बदल गया। 2 और पिता, जिनकी बेटियां भी लापता थीं, RWA के एक आदमी को ले आए। सुबह सुबह खुदाई शुरू हुई। लोग दूर खड़े थे। रघु भी भीड़ में था। उसके हाथ कांपते रहे। मिट्टी हटती गई। नल्ले की बदबू और तेज हो गई। भीड़ में फुसफुसी चल रही थी। इतने साल से बच्चे गायब हो रहे थे, किसी ने नहीं सुना। पुलिस ने D5 के मालिक और उसके घर में काम करने वाले आदमी को पूछताछ के लिए ले लिया। इन्वेस्टिगेशन बढ़ती गई। फॉरेंसिक टीम्स आईं, घर सील हुआ। नल्ले के आसपास से कई बच्चों के अवशेष मिले। पेरेंट्स अपने बच्चों की तस्वीरें लेकर आने लगे। रघु ने भी मीना की फोटो उठाकर दिखाई। उसकी उंगलियों में थरथराहट इतनी थी कि फोटो का कोना मुड़ गया। रिपोर्ट्स आईं कि ज्यादातर विक्टिम्स छोटी लड़कियां थीं। डॉक्टर्स ने कहा कि बॉडीज पर एक पैटर्न था। पहले उन पर अत्याचार हुआ, फिर उनकी जान ली गई। रघु को जब ये बात पता चली तो उसकी सांसें तेज हो गईं। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो जमीन पर बैठ गया, मिट्टी को हाथ से पकड़कर, जैसे उस मिट्टी में ही जवाब हो। रात को जब बारिश हुई तो D5 के गेट की चेन बार बार हिलती रही। रघु अकेला वहां खड़ा था। टॉर्च की रोशनी ने नल्ले के किनारे एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा दिखाया, मीना के फ्रॉक जैसा रंग। उसने हाथ बढ़ाया पर छू नहीं पाया। उसका जिस्म ठंड से नहीं, डर से कांप रहा था। पीछे भीड़ चुप थी। सिर्फ पानी की बूंदें और चेन की खनक सुनाई दे रही थी। खुदाई और इन्वेस्टिगेशन महीनों तक चली। DNA टेस्ट्स, कोर्ट्स, फैसले, अपील सब हुआ, पर रघु के लिए वक्त वहीं रुक गया जहां उसने अपनी बेटी को आखिरी बार देखा था। उसका घर अब भी वैसा ही था। स्टील का ग्लास, छोटी सी कुर्सी और दीवार पर मीना की फोटो। आज भी जब सर्दी की रात को हवा तेज चलती है, सेक्टर 31 की उस गली में लोग कहते हैं कि लोहे की चेन खुद हिलती है, जैसे जमीन ने जो देखा वो अब भी भूल नहीं पाई।